नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का अपने ही चैनल विजय धनुष में स्वागत एवं अभिनंदन है। तो कल हम लोग पढ़ रहे थे बीएससी फर्स्ट ईयर का रियल एनालिसिस और कल हम लोगों का लेक्चर नंबर 1 था। उसमें हम लोगों ने देखा था सिलेबस के बारे में और क्वेश्चन किस तरीके से यहाँ पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बीएससी फर्स्ट ईयर में आते हैं उसके बारे में हम लोगों ने जाना था और मार्क्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट था, यानी कि किस क्वेश्चन के एक क्वेश्चन के कितने मार्क्स होंगे, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली रखी थी और किस यूनिट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस यूनिट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये सारी चीज़ें हम लोगों की हो गई थी। बाकी अगर किसी को डाउट रहा होगा तो अपना डाउट क्लियर कर लेंगे। बाकी आज हम लोग पढ़ेंगे जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। सिलेबस कल हमने देख ही लिया था। जो हम लोग कल स्टार्ट किए थे, टॉपिक देख लिए थे क्या क्या पढ़ना है फर्स्ट यूनिट में। तो हम लोग लॉजिक स्टार्ट करने वाले थे, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लॉजिक उसके आगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग लगाइएगा लॉजिक में स्टेटमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले लिखिए यहाँ पर स्टेटमेंट। फर्स्ट हेडिंग रहेगी आपकी स्टेटमेंट। स्टेटमेंट और इसी स्टेटमेंट को प्रोपोजिशन भी कहा जाता है या मैथमेटिकल स्टेटमेंट भी कहते हैं इसको। ठीक, तो चलिए इसकी डिफिनीशन लिखिए। आर डिक्लेरेटिव सेंटेंस आर डिक्लेरेटिव आर डिक्लेरेटिव रेटिव सेंटेंस आर डिक्लेरेटिव सेंटेंस which is either true or false, but but both but both but not both simultaneously simultaneously is called is called is called statement स्टेटमेंट। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा मैथमेटिकल स्टेटमेंट। इसी को हम लोग मैथमेटिकल स्टेटमेंट भी कहते हैं। मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्लियर। तो कह रहा है कि एक ऐसा डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इधर ट्रू और फॉल्स, यानी कि एक ऐसा हम लोग सेंटेंस लेंगे। सेंटेंस आप जानते हैं कि वर्ड्स का जो समूह होता है वही क्या कहता है, हमारा सेंटेंस कहलाता है। लेकिन हम लोग ऐसे सेंटेंस लेंगे जो या तो ट्रू हो या तो फॉल्स हो, यानी या तो सत्य हो या असत्य हो। बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली, यानी लेकिन वो जो सेंटेंस है वो एक ही साथ, मतलब एक ही टाइम पे वो ट्रू भी हो जाए फॉल्स भी हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, अगर ऐसा है तो हम लोग उसको स्टेटमेंट नहीं कहेंगे। स्टेटमेंट कब कहेंगे, जब या तो ट्रू हो या तो फॉल्स हो, दोनों एक साथ नहीं होने चाहिए। जैसे अगर हम देख रहे हैं 1:20 पे अगर उस स्टेटमेंट को हम देख रहे हैं, तो 1:20 पे अगर उस स्टेटमेंट को देख रहे हैं एट अ टाइम, तो वो स्टेटमेंट अगर उस समय ट्रू है तो ट्रू ही होना चाहिए, यदि फॉल्स है तो फॉल्स ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसी टाइम पे क्या हो जाए, वो ट्रू भी हो जाए, क्या हो जाए, ट्रू भी हो जाए और साथ में एंड फॉल्स भी हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, क्लियर है, सबको समझ में आया। अगर अगर दोनों हो रहा है एक साथ, हम उसको क्या कहेंगे, स्टेटमेंट नहीं कहेंगे। चलिए एग्जाम्पल लिख लीजिए इसमें। तो एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग तो आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 1, चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 लिखिए। लिखिए थ्री इज लेस देन 5। तो आपको बताना है ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है या फॉल्स है। सेंटेंस है तो ये ट्रू है या फॉल्स, पहले इसको चेक करेंगे कि ये स्टेटमेंट है कि नहीं। सेकंड लिखिए 8 इज ग्रेटर देन ग्रेटर देन 9। दूसरा हमने सेंटेंस लिखा। सारे सेंटेंस हम लोग लिखेंगे और उसके बाद देखेंगे, अगर पहले तो ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस अगर ये केवल ट्रू होता है या फॉल्स होता है तो हम इसे स्टेटमेंट कहेंगे। तो एग्जांपल लिख लीजिए पहले, उसके बाद हम लोग इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 3 लिखिए। एग्जांपल 3 है 6 डिवाइड्स 24। एंड फोर्थ एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर जो 4 है हमारा, वो क्या है, 12 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 4। तो ये हमारे पास चार क्या है,
सेंटेंस है, बताइए, सॉरी स्टेटमेंट, हमें स्टेटमेंट बताना है तो हमारे पास क्या है, 4 सेंटेंस है। सेंटेंस और स्टेटमेंट पे देखिए अंतर है। ये हमारा क्या है, सेंटेंस हमने बोला था कि अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, कोई सेंटेंस है उस सेंटेंस को हम क्या क्या कहेंगे, उस सेंटेंस को हम लोग क्या कहेंगे, स्टेटमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, स्टेटमेंट कहेंगे। कब कहेंगे, जब या तो इधर ट्रू हो या फॉल्स हो, या तो ट्रू हो या तो फॉल्स हो। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 हमारे पास क्या है, सेंटेंस है। सबसे पहले सेंटेंस नंबर 1 को, एग्जाम्पल नंबर 1 को देखिए, लिख रहा है 3 इज लेस देन 5। तो जो हमारा 3 है वो 5 से छोटा होता है कि नहीं, इसका मतलब क्या है, दैट इज दूसरे शब्दों में कहे तो इसका मतलब क्या है, 3 इज लेस देन, यानी 3 इज लेस देन 5। तो ये बताइए जो हमारा सेंटेंस है ट्रू है या फॉल्स, तो आप बताएंगे ये क्या है, ट्रू। ट्रू क्या है, ट्रू है। अब 8 नंबर देखिए, 8 इज ग्रेटर देन 9। अगर 8 हमारा क्या है, ग्रेटर देन 9, तो आप देखिए दैट इज 8 इज ग्रेटर देन 9। तो ये बताइए सही बात है, 8 9 से बड़ा होता है, नहीं होता है, यानी कि जो ये सेंटेंस है ये क्या है, फॉल्स। थर्ड देखिए, कह रहा है 6 इज डिवाइड्स 24। तो 6 24 को डिवाइड करता है कि नहीं, ये भाई बताएंगे। तो यहाँ से दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज का मतलब होता है अर्थात, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं। तो इसी को हम लिख रहे हैं मैथमेटिकल टर्म में, तो 6 डिवाइड्स 24। तो इसको कैसे लिखा जाएगा बताइए, 6 किसको डिवाइड कर रहा है, 24 को, यानी 24 डिवाइड बाई 6। तो 6 से 24 को डिवाइड करेंगे तो उसका डिवाइड हो जाएगा 4 टाइम, यानी कि डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है हमारा स्टेट सेंटेंस, ये क्या है, ट्रू है। और लास्ट देखिए, 12 इज मल्टीपल ऑफ 4। मल्टीपल कहने का मतलब इसका गुणज, जैसे हम लिखें 12 को ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 4। तो मल्टीपल कहने का मतलब इसका गुणज, अगर इसका गुणनखंड करें या फैक्टर करें तो उसमें 4 आना चाहिए। तो 4 है इसमें, तो 4 है, यानी कि जो हमारा 12 है किसका मल्टीपल है, 4 का भी है और 3 का भी है। तो 4 का है तो बिल्कुल है, तो यहाँ लिख सकते हैं क्या है, स्टेटमेंट, सॉरी सेंटेंस ट्रू है। तो हमें पता चल गया है सेंटेंस क्या है, ट्रू है कि फॉल्स है। तो हमें यहाँ से देखिए एक साथ पे ये तो ऐसा हो नहीं रहा है कि √3 लेस देन 5 ट्रू भी हो जा रहा है, फॉल्स भी हो जा रहा है, ऐसा नहीं है। अगर ट्रू है तो ट्रू ही है। अब यहाँ देखिए फॉल्स था तो ये फॉल्स ही है, ट्रू है तो ट्रू ही है, और फॉल्स है तो फॉल्स ही है। यानी एक टाइम पे एक ही घटना हो रही है यहाँ पर, ट्रू है तो ट्रू, फॉल्स है तो फॉल्स। यानी कि जो फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल है वो बताइए स्टेटमेंट है कि नहीं। तो जो हमारा फर्स्ट है वो क्या होगा, स्टेटमेंट। क्यों स्टेटमेंट है, क्योंकि ये या तो ट्रू है या तो फॉल्स है। तो पहला क्या है, ट्रू है, इसका मतलब ये है स्टेटमेंट। और सेकंड भी क्या है हमारा, स्टेटमेंट होगा, और थर्ड भी हमारा क्या होगा, स्टेटमेंट, एंड फोर्थ भी हमारा क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट। क्लियर हो गया सबको। अगर हम उसको बता पा रहे हैं कि वो केवल ट्रू है या फॉल्स है तो हम उसको क्या कहेंगे, स्टेटमेंट कहेंगे। क्लियर है सबको ना बातें। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए रिमार्क करके कुछ बातें लिख लीजिए इसी में। रिमार्क यानी कि नोट, तो लिखिएगा रिमार्क। अगर कोई आपको सेंटेंस दे दिया जाए और उसकी संभावना ट्रू एंड फॉल्स दोनों एक साथ होने की हो जाए तो हम क्या कहेंगे, उसको स्टेटमेंट नहीं कहेंगे। अगर कोई ऐसा सेंटेंस आप चूज कर लें या और हम ना बता पाएं कि वो, हम कहते हैं वो ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है एक ही साथ पे, तब हम क्या कहेंगे, उसको स्टेटमेंट नहीं कहेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। यानी अगर नोट में पहली बात लिखना है तो पहले ये लिख लीजिए, ऐसे लिखिए, पहले लिखिए यहाँ पर सेंटेंस, सेंटेंस लिखिए यहाँ पर, और ऐसे ब्रैकेट बनाइए, फ्लो चार्ट जरूर बनाइएगा। ये जो हमारा सेंटेंस है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, स्टेटमेंट में। किसमें कन्वर्ट होगा, स्टेटमेंट में। स्टेटमेंट में कब कन्वर्ट होगा, स्टेटमेंट में जो हमारा सेंटेंस है स्टेटमेंट में कब बदलेगा वो, कब, जब हमारा क्या है, सेंटेंस क्या हो जाए, सेंटेंस हमारा क्या हो, ट्रू, ऐसे लिखे यहीं से, जो हमारा सेंटेंस क्या हो इसी को लिख लीजिए ऐसे, क्या हो, ट्रू हो या फॉल्स हो, या तो ट्रू हो आर करके लिखिएगा, या फॉल्स हो, यहाँ लिखिएगा नॉट बोथ, नॉट बोथ। क्लियर, या तो ट्रू हो या तो फॉल्स हो, और नॉट बोथ, नॉट बोथ कहने का मतलब कि दोनों एक साथ नहीं होना चाहिए। क्लियर है ना, समझ में आ रही बात है। तो इस तरीके से आप फ्लो चार्ट पहला बना लीजिए। एंड सेकंड लिखिए इसमें, सेकंड में हम लोग लिखेंगे रिमार्क, लिखिए, लिखिए सेंटेंस, सेंटेंस इज 2 + 3 = 5 इज स्टेटमेंट, इज, आगे लिख लिए इज, दिख रहा है उधर, जहाँ नहीं दिखेगा बता दिए, इज
नॉट अ स्टेटमेंट, नॉट अ स्टेटमेंट, नॉट अ स्टेटमेंट, नॉट अ स्टेटमेंट। ठीक, यानी कि जो भी क्वेश्चन वाले हमारे सेंटेंस होंगे, जिसमें जिसमें हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, क्वेश्चन मार्क, अगर जहां पर भी आपको क्वेश्चन मार्क दिख जाए, ऐसे भी हमारे जो क्या होंगे सेंटेंस होंगे, वो क्या होंगे, स्टेटमेंट नहीं होंगे, या मैथमेटिकल स्टेटमेंट भी कह सकते हैं कि वो सेंटेंस क्या होंगे, मैथमेटिकल स्टेटमेंट या स्टेटमेंट नहीं होंगे। क्लियर है सबको ये बातें, तो समझते चलिए। यानी कि जहां भी आपको क्वेश्चन मार्क दिखे, ये क्या है, देखिए पूरा सेंटेंस यहाँ लिखा सेंटेंस, ये पूरा का पूरा जो यहाँ पर लिखा गया है इन्वर्टेड कामा के अंदर, उसको ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन कर रहा है इज 2 + 3 = 5, तो अगर क्वेश्चन वाले जितने भी क्या होंगे सेंटेंस होंगे, वो क्या होंगे, स्टेटमेंट नहीं होंगे। क्लियर है सबको, चलिए थर्ड लिखिए, रिमार्क में थर्ड लिखिए, एवरी, थर्ड में लिखिए देखिए आई अ सेंटेंस which is not classified, classified दिख रहा है सबको, ठीक है, which is not classified as true or false, which is not classified true or false till today, till today, till today, such statement, such sentence, such a sentence is known as, known as, known as conjecture, known as conjecture, known as conjecture. This this is known as, known as Goldbach, Goldbach conjecture, गोलबाग कंजक्चर। ठीक, कितना लिख लिए, अब इसके आगे लिखिए, इसी में इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखिएगा, दिख रहा है सभी को, कंजक्चर, कंजक्चर आर आल्सो, आर आल्सो कंसीडर, कंसीडर एज स्टेटमेंट, एज स्टेटमेंट। इस बात को समझिएगा, तो इंपॉर्टेंट है थोड़ा, इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा। थर्ड नंबर क्लियर है, कह रहा है कि अ स्टेटमेंट विच इज नॉट क्लासिफाइड, यानी कि ऐसा स्टेटमेंट जिसको क्लासिफाइड नहीं किया जा सके कि वो ट्रू है या फॉल्स। जैसे हम एक स्टेटमेंट आपको बोल दें और आप उसको ना बता पाएं कि वो क्या है, ट्रू है या फॉल्स है। एक में था कि हम ये कहते हैं कोई स्टेटमेंट है और एक ही साथ में ट्रू फॉल्स दोनों हो जा रहा है, तब तो स्टेटमेंट नहीं था कोई भी सेंटेंस। लेकिन यहाँ कह रहा है अ सेंटेंस विच इज नॉट क्लासिफाइड, एक ऐसा हमने आपको सेंटेंस दिया जिस पर आप निर्णय ही नहीं कर पा रहे हैं तो क्या है, ट्रू है या फॉल्स है। कब कह रहा है कि फॉल्स टिल टुडे, मतलब आज तक, अभी मतलब इस टाइम जब हम बोल रहे हैं इस टाइम, अगर आप कल बोलेंगे तो कल वाले टाइम तक, ठीक, अगर उस टाइम तक डिसाइड नहीं है कि वो ट्रू है या फॉल्स है, सच स्टेटमेंट इज नोन एंड कंजक्टर। तो ऐसे सेंटेंस जो है, ऐसे सेंटेंस जो है वो क्या कहे जाते हैं, कंजक्चर कहे जाते हैं। तो कंजक्चर कहा जाता है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्या कहे जाएंगे, कंजक्चर कहे जाएंगे। दिस इज नोन एज गोल्डबाग कंजक्चर। गोल्डबाग कंजक्चर इसको क्यों कहा जाता है साथ में, क्योंकि इन्होंने ही इसको दिया था, उन्होंने ही ऐसा दिया था इस स्टेटमेंट को, इसीलिए इनके नाम पर ये पड़ गया है गोल्डबाग कंजक्चर। क्लियर है, और फिर कह रहा है कंजक्चर आर आल्सो कंसीडर एज ए स्टेटमेंट, यानी इस तरीके के जितने भी सेंटेंस होंगे उसको हम लोग स्टेटमेंट मान के चलेंगे। क्लियर है सबको बातें, अगर जिसका निर्णय नहीं हुआ है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। जैसे कह दीजिए मंगल ग्रह पे जीवन है कि नहीं, तो अभी तक खोज नहीं हुआ है कि मंगल ग्रह पे जीवन है कि नहीं है, ट्रू भी हो सकता है और मतलब निर्धारण नहीं किया जा सकता एकदम 100% श्योर कि वो ट्रू ही है या फॉल्स है। तो ऐसे स्टेटमेंट को हम लोग सेंटेंस को क्या मान के चलेंगे, वो क्या होगा, स्टेटमेंट होगा। क्लियर है ना, जिसका निर्णय ही ना कर पाए वो ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। क्लियर है इतनी बातें, चलिए मिटा दें इसको, जहां कहीं भी डाउट रहे तो आप लोग पूछ लीजिएगा और बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा लॉजिक से, 3 पार्ट है, 4 क्वेश्चन बनेंगे, तो एक क्वेश्चन आपका लॉजिक से जरूर बनेगा।
इसी में एग्जाम्पल के रूप में लिखिएगा। चलिए लिखिए, एवरी इवन इंटीजर, every even integer greater than is greater than 2 is greater than 2 is sum of 2 primes, sum of 2 primes, 2 primes। कह रहा है कि एवरी इवन इंटीजर ग्रेटर देन 2 इज सम ऑफ 2 प्राइम्स, यानी कि कह रहा है एवरी इवन इंटीजर, यानी जितने भी इवन इंटीजर होंगे और किससे बड़े होने चाहिए, ग्रेटर देन 2 से, यानी 2 से जितने भी बड़े, मतलब 2 से जितने भी बड़े इंटीजर हैं उन सभी को सम ऑफ 2 इंटीजर्स के रूप में लिखा जा सकता है, यानी उन 2 इंटीजर के 2 प्राइम 2 प्राइम्स, यानी 2 प्राइम नंबर के रूप में हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसके सम के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने 4 ले लिया, 4 क्या है, इवन है और साथ साथ में क्या है, 2 से बड़ा है, तो 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 प्राइम के एडिशन में लिख सकते हैं कि नहीं, इसको 2 को कैसे, 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 + 2 लिख सकते हैं। लेकिन बहुत लोग कहेंगे हम 4 को ऐसे भी लिखेंगे 3 + 1, लेकिन 3 + 1 वैसे लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर 1 क्या है, 1 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। आप लोग प्राइम नंबर डिफिनीशन पढ़े होंगे, तो प्राइम नंबर वही नंबर होते हैं जिनके केवल और केवल 2 फैक्टर हों और दोनों फैक्टर जो हों वो क्या होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए। पहला फैक्टर जो होना चाहिए, अगर कोई नंबर क्या है, प्राइम है, तो अगर नहीं जान रहे तो जानिए, अगर कोई नंबर प्राइम है तो उसके केवल 2 फैक्टर होंगे। मान लीजिए x है वो नंबर, तो एक वो नंबर खुद होना चाहिए और दूसरा जो होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। तो 1 और दोनों क्या होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होंगे, एक तो वो खुद नंबर होगा और एक 1 होगा। लेकिन अगर बात करें 1 की, और दोनों क्या होने चाहिए, डिस्टिंक्ट, कम से कम एटलीस्ट 2 फैक्टर होने चाहिए। क्लियर, तो 2 फैक्टर होते हैं प्राइम नंबर में, एक नंबर वो खुद होता है, 1 होता है, और x और 1 दोनों क्या है, डिस्टिंक्ट है। जहां पर x डज नॉट इक्वल टू 1 कह सकते हैं अभी, मान लीजिए x 1 नहीं है, तब इस केस में हमने लिखा, अगर x इक्वल टू 1 हो जाता, अगर यहाँ पर x इक्वल टू हम यहाँ 1 मान लें, तो 1 अगर यहाँ पर लेके चलेंगे तो 1 क्या होगा, 1 और 1, तो ये दोनों क्या है, डिस्टिंक्ट नहीं है। तो डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए, यानी 1 का 2 ही फैक्टर होगा, केवल 1 इंटू 1 2 प्राइम फैक्टर के रूप में हम लोग, सॉरी 2 इंटीजर के फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं। तो ये जो होगा 1 और 1 डिस्टिंक्ट नहीं होगा, इस वजह से क्या होगा, ये प्राइम नहीं होगा। तो ये हमारा प्राइम है कौन सा, अगर 2 फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं, ठीक, एटलीस्ट 2 फैक्टर के रूप में। और जब हम देखते हैं कि वो फैक्टर कौन कौन से आते हैं, तो एक तो खुद ही हो जाता है, एक 1 होता है। तो यहाँ पर 4 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, सॉरी 4 क्या है हमारा, एक इंटीजर है, इवन इंटीजर। 4 क्या है हमारा, इवन इंटीजर की डिफिनेशन आप लोग पढ़े हैं कि कौन से इवन नंबर होते हैं, इवन नंबर जानते हैं आप लोग ना, जो 2 से डिवाइड हो जाए। चलिए, तो जो डिवाइड हो जाए, लेकिन अगर 2 ले लें, 2 क्या है हमारा, इवन है, लेकिन इवन है, लेकिन हमारा यहाँ पर जो डिफिनेशन कह रहा है वो 2 से बड़ा लेने के लिए कह रहा है, तो 2 नहीं लेंगे हम लोग। मान लीजिए अगर 6 लेते हैं, तो 6 को कैसे लिखेंगे, 6 को हम लोग लिख सकते हैं 3 + 3, यहाँ पर 3 भी क्या है हमारा, प्राइम है, और 3 भी क्या है हमारा, प्राइम है, तो दोनों को एडिशन के रूप में लिख सकते हैं। इसी प्रकार आप कोई सा भी इवन इंटीजर लीजिए, उसको हम 2 प्राइम के सम के बराबर लिख सकते हैं। जैसे 10 ले लीजिए, 10 5 क्या होता है हमारा, प्राइम, 5 + 5। आप कोई भी ऐसा ले लीजिए इंटीजर जो कि इवन हो, उसको हम किसके रूप में लिख सकते हैं, इस तरीके के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ ये बात है, जो हमने ऐसा बात कहा कि ये क्या है, इस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन जो ये हमारा सेंटेंस लिखा गया, अभी इसको हम स्टेटमेंट नहीं कर सकते, ये जो हमारा सेंटेंस लिखा गया है ये ट्रू होगा कि फॉल्स कैसे कहेंगे, ट्रू है और फॉल्स, ये ट्रू है अथवा फॉल्स है, ये डिसीजन कैसे लेंगे कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो मैथमेटिक्स में ध्यान में रखिएगा, जब तक आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं कि ट्रू है, तो ट्रू है तो उसका आपको प्रूफ देना होगा। यदि आप फॉल्स कह रहे हैं तब भी आपको प्रूफ देना होगा क्या है, कि ये फॉल्स है। तो मैथमेटिक्स में क्या होता है, ट्रू देने के लिए, ट्रू है तभी उसका देना होता है प्रूफ, एंड फॉल्स है तभी उसका देना होता है प्रूफ। लेकिन हम ट्रू दिखाने के लिए तो हम लोग प्रूफ कर देते हैं, लेकिन फॉल्स जब किसी स्टेटमेंट को कहते हैं, कोई सेंटेंस हमारा है वो फॉल्स है, इसके लिए हमें क्या करना होता है, या तो आप दिखाइए उसको प्रूफ करके पूरा, या तो एक ऐसा उसमें एलिमेंट ढूंढ लीजिए जो उस बात को फॉलो नहीं करता है। अगर उस बात को फॉलो नहीं करेगा तब हम कह देंगे कि क्या है, ये जो सेंटेंस है वो क्या है, फॉल्स है। तो अब देखिए कि हमारा जो इवन इंटीजर होता है इनफाइनाइटली मेनी होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि चलिए 10 है, 10 पे चेक कर लिए 10 का। जैसे मान लीजिए अगर हमारा सेट होता है, सेट आप लोग पढ़े हैं, मान लीजिए किसी सेट में मान लीजिए 10 एलिमेंट है, मान लीजिए 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 2 से बड़े ले रहे हैं तो 4 6 8 मान लीजिए 10, यही 4 एलिमेंट के बारे में चर्चा की जाती, तो हम लोग कह देते कि हाँ ये जो हमारा सेंटेंस है ये क्या है, ट्रू है, क्योंकि इन सभी पे लागू हो जा रहा है। लेकिन जो इवन इंटीजर्स हैं वो इनफाइनाइटली मेनी है। अगर आप बताएंगे 1 लाख, तो 1 लाख के आगे +2 जोड़ के और हम लोग क्या कर लेंगे, उसके आगे निकाल लेंगे क्या, इवन इंटीजर, और निकालते चले जाएंगे,
तो ऐसे इस तरीके से होगा। तो अब एक एक नंबर को लेके हम चेक नहीं करेंगे कि इस तरीके से लिखा जा रहा है कि नहीं, 1 लाख वाला लिखा जा रहा है कि नहीं, उसके आगे वाला नंबर लिखा जा रहा है कि नहीं, उसके आगे वाला नंबर लिखा जा रहा है कि नहीं, दो प्राइम के सम के बराबर। तो हम लोग नहीं पता कर पाएंगे इस तरीके से। तो क्या होता है कि आप तो बहुत सारे नंबर हैं, तो जो ये सेंटेंस लिखा गया है ना, तो इसका अभी कोई प्रूफ है। मैथमेटिक्स में क्या होता है, उसको प्रूफ करना होता है। जब तक आप प्रूफ नहीं दिए हैं तो आपके कहने से नहीं मान लिया जाएगा कि आप 10 एलिमेंट देखें और उसके प्राइम फैक्टर के रूप में सॉरी 2 प्राइम के सम के रूप में लिखा जा रहा है तो आप कह दीजिए कि स्टेटमेंट ट्रू है। हो सकता है कुछ आगे वाला ना हो, और फॉल्स भी नहीं कह सकते। फॉल्स भी क्यों नहीं कह सकते हैं कि हम आप लेते जाइए, उसको लिखते चले जाएंगे और ऐसा नंबर कभी खत्म होगा नहीं जिसमें इनफाइनाइटली मेनी क्या है, नंबर्स हैं। तो आप पूरा नंबर चेक भी नहीं करें पाएंगे और ना ही ऐसा नंबर आप ढूंढ पाएंगे अभी कि जो किसके रूप में ना लिखा जाए, 2 प्राइम्स के सम के रूप में ना लिखा जा सके। तो यहाँ पर एक समस्या हो गई थी और मैथमेटिक्स में इसका अभी तक प्रूफ नहीं है कि ट्रू है कि फॉल्स है। तो ऐसे स्टेटमेंट भी क्या, यही स्टेटमेंट क्या होता है, कंजक्चर होता है, जिसका ना प्रूफ नहीं है, ना तो ये ट्रू है ना तो फॉल्स है। इसको ना तो कहा जा सकता है ट्रू न कि फॉल्स। वही कह रहा है कि यहाँ पर क्लासीफाई ट्रू और फॉल्स। तो इसको हम क्लासीफाई नहीं कर पा रहे हैं कि ट्रू है कि फॉल्स, क्योंकि जैसे 3 को अगर लिखना हो, 3 क्या है हमारा, ग्रेटर देन 2, लेकिन हम लोग 3 को भी लिख सकते हैं ना। कैसे लिखेंगे, अगर 3 को लिखना हो तो हम 2 प्लस 1 लिखेंगे, 2 प्लस 1 लिख लेंगे। लेकिन 2 तो हमारा क्या है, प्राइम है, लेकिन 1 हमारा क्या है, प्राइम नहीं है। क्लियर है ना ये बात है। लेकिन अगर यहाँ पर हम यहीं पर 7 की बात करते हैं, जो हमारा 3 है, देखिए 2 क्या है हमारा यहाँ पर, 2 से बड़ा है, इवन इंटीजर है लेकिन इवन नहीं है। लेकिन 3 को हम लोग क्या लिख रहे हैं, 2 प्लस 1। यहाँ पर 2 हमारा क्या है, 2 क्या है हमारा यहाँ पर प्राइम है, जबकि 1 हमारा क्या है, प्राइम नहीं है। इस बात को ध्यान में रखिए। और ठीक इसी प्रकार हम लोग आगे देखेंगे, हमारा 1 क्या है यहाँ पर, जो 1 है प्राइम नहीं है, ध्यान रखिएगा। नहीं है, ठीक ध्यान रखिए। 2 हमारा क्या होगा, प्राइम होगा यहाँ पे। तो इसको हम लोग नहीं लिख पा रहे हैं, इसके आगे क्या है, 3 है। तो ये प्राइम नंबर 3 हमारा क्या है, इवन नहीं है, और इसे हम लिख भी नहीं पा रहे हैं किसके, प्राइम के सम के, मतलब 2 प्राइम के सम के बराबर। मान लीजिए अगर 7 ले लेंगे तो कैसे लिखेंगे, 7 को 3 प्लस 4 लिख सकते हैं, तो हमारे क्या होगा, प्राइम होगा, जबकि ये क्या होगा हमारा, ये क्या होगा हमारा 4 क्या होगा, 4 हमारा क्या होगा, इवन, और प्राइम नहीं होगा। तो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ से कि जो हमारा मतलब कि जो इवन नहीं है उनको हम किसके रूप में नहीं लिख पा रहे हैं, 2 प्राइम के एडिशन के रूप में, मतलब 2 प्राइम नहीं, 2 प्राइम के एडिशन के रूप में नहीं लिख पा रहे हैं। यानी कि यहाँ पर 4 हो जा रहा है, यहाँ पर 3 हो जा रहा है, इस तरीके से। तो हम फॉल्स भी नहीं कह सकते हैं और ट्रू भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इनफाइनेटली मेनी नंबर आप हो सकते हैं और नंबर ऐसे मिल जाएं जो कि क्या हो, इवन ना हो लेकिन प्राइम के रूप में लिखा जा सके। तो इसको भी ना ट्रू कह सकते हैं ना फॉल्स कह सकते हैं। समझ में आया सभी को। तो इस प्रकार के स्टेटमेंट को, इसी का एग्जाम्पल है क्या है, कंजक्चर है। तो यहाँ लिख सकते हैं ब्रैकेट में क्या है, कंजक्चर। इसको ब्रैकेट में करके लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए कंजक्चर, कंजक्चर। ये क्या है हमारा, कंजक्चर। तो हमारा क्या हो जाए, स्टेटमेंट है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट। तो हाँ बिल्कुल, ये क्या है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट। समझ में आ गया सभी को एग्जाम्पल, किसी को कोई समस्या होगा तो बता देना। चलिए अब इसके आगे लिखिए रिमार्क का अगला। तो रिमार्क नंबर 1 2 3 हो गया था, एंड 4th लिखिए। अब 4th लिखिए, एग्जाम्पल के पहले लिखेंगे फिर उसी को समझेंगे। तो 4th जो हमारा होगा उसको लिखेंगे, x प्लस 4 इक्वल टू क्या हो लिख रहे हैं हम, 1 लिख रहे हैं। तो लिखिए दिस सेंटेंस, लिखिए फिर समझाते हैं। दिस सेंटेंस इज ट्रू फॉर x इक्वल टू कितने पे, 1 कब आएगा बताइए, जब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3। तो दिस सेंटेंस इज ट्रू फॉर x इक्वल टू -3 एंड इज फॉल्स फॉर, कब ये फॉल्स हो जाएगा, जब x इक्वल टू हमारा क्या हो, -3 हो, x डज नॉट इक्वल टू -3। तो एक ही कंडीशन में 1 आ सकती है, जब x की वैल्यू हम लोग क्या रखें, जैसे x प्लस 4 इक्वल टू 1 दिया है, तो ये जो इक्वेशन दिया है ये कब ट्रू कहा जाएगा, यानी इसमें x की क्या वैल्यू रखेंगे, 1 आ जाएगी। ये कब ट्रू कहा जाएगा, जब इधर x की जो भी वैल्यू रखें 1 आ जाए, तब हम कहेंगे ये ट्रू है। तो x इक्वल टू जब हम -3 रखेंगे, x इक्वल टू -3 जैसे ही रखेंगे तो होगा -3 प्लस 4 इक्वल टू 1, जो कि 1 के बराबर है। अगर मान लीजिए x इक्वल टू आप 2 रख रहे हैं तो क्या आएगा, 2 प्लस 4 इक्वल टू क्या जाएगा, यहाँ पर 2 प्लस 4 क्या होता है, 6। 6 क्या 1 के बराबर है, नहीं है। यानी इस केस में क्या हो जा रहा है हमारा, x प्लस 4 इक्वल टू 1 फॉल्स हो जा रहा है। कब, जब हम x इक्वल टू क्या ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं। यानी x की वैल्यू जैसे ही 2 होगी तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स। यहाँ से केवल ऐसे ही नहीं बता देंगे कि ट्रू है या फॉल्स है, केवल यह बताना पड़ेगा कब ट्रू है एंड कब फॉल्स है। जब x इक्वल टू हम क्या ले रहे हैं, -3, तो क्या हो जा रहा है,
ट्रू हो जा रहा है, और जब हमारे x की वैल्यू क्या होगी -3, x वैल्यू -3 नहीं होगी तो हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्लियर है सबको, बेटा इसको। चलिए तो यहाँ से क्या लिखेंगे, इज फॉल्स फॉर x इक्वल टू -3। तो यहाँ लिखिएगा सच स्टेट, फुल स्टॉप या कामा लगाइएगा, लिखिएगा सच स्टेटमेंट, सच सेंटेंस, सच सेंटेंस इज आल्सो स्टेटमेंट, इज आल्सो कॉल्ड स्टेटमेंट। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग क्या कहेंगे, स्टेटमेंट कहेंगे। तो इस तरीके के जो भी आपको दिखेंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्टेटमेंट कहेंगे। इसके आगे लिख लीजिए, दिस इज नोन एज, दिस इज नोन एज, दिस इज नोन एज कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक, स्पेसिफिक स्टेटमेंट, कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक स्टेटमेंट, कॉन्टेक्ट कॉन कॉन्टेक्स्ट लिखिएगा यहाँ पे, कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्ट स्पेसिफिक स्टेटमेंट। तो इस तरीके यहाँ पर क्यों कहा जा रहा है, ये नाम लिखा जा रहा है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए थोड़ा, कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक स्टेटमेंट। क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो भी दे रहे हैं, यहाँ पर x की कुछ ना कुछ वैल्यू दे रहे हैं, x इक्वल टू, जैसे x इक्वल टू 4 इक्वल टू 1, तो यहाँ पर कुछ हम लोग ले रहे हैं कॉन्टेक्स्ट, x इक्वल टू, जैसे हमने यहाँ पर लिखा, क्या लिखा, x इक्वल टू -3, तो x इक्वल टू -3 लिखे तो हमारा क्या है, x इक्वल टू -3 प्लस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, +1, 1 होगा, और 1 किसके बराबर है, 1 के बराबर है। और जब हमने लिखा क्या, x इक्वल टू मान लीजिए -3 नहीं लिखेंगे तब हमारा क्या होगा, ये बराबर नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए x इक्वल टू हम ले रहे हैं, मान लीजिए 2 ले रहे हैं या 8 ले रहे हैं, 8, तो 8 लेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 2 + 8 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10, जो कि डज नॉट इक्वल टू 1। यानी देखिए ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू भी है और फॉल्स है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं है। यहाँ पर बोथ शब्द का जो हमने स्टेटमेंट में लिखाया था कि बोथ, नॉट बोथ, मतलब एक ही टाइम पे। लेकिन ये जो हमारा सेंटेंस है, जब ट्रू है तो ट्रू ही है, और जब फॉल्स है तो फॉल्स। यानी x इक्वल टू -3 है, जैसे ही आप x इक्वल टू -3 रखेंगे तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, ट्रू, तो ट्रू ही रहेगा -3 के लिए। ऐसा नहीं है कि मेरे लिए -3, x इक्वल टू -3 पे ट्रू है, आपके लिए फॉल्स हो जाए, दूसरे के लिए क्या हो जाए, ट्रू हो जाए, या तीसरे के लिए फॉल्स हो जाए। तो ऐसा नहीं है, x इक्वल टू -3 पे ट्रू है तो आज ट्रू है, कल भी ट्रू रहेगा, और आने वाले समय में भी क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। इसके पहले भी क्या था, वो ट्रू ही रहा होगा। ठीक, यानी समय बदल रहा है, लेकिन ये क्या हो रहा है, हमारा स्टेटमेंट x इक्वल टू -3 के लिए क्या है, ट्रू है तो ट्रू ही है। लेकिन जब हमारा x इक्वल टू -3 नहीं है, तब ये सेंटेंस है वो क्या हो जा रहा है, फॉल्स। तो यानी कि x इक्वल टू -3 पे, अगर x डज नॉट इक्वल टू -3 पे अगर ये सेंटेंस क्या है, फॉल्स है, कब, इस टाइम पे, जिस टाइम पे हम बात कर रहे हैं। अगर अगले टाइम पे बात करेंगे, मतलब कल अगर आप पढ़ रहे हैं वीडियो लेक्चर, आप आज से 10 दिन बाद देख रहे हैं, तो जिस टाइम पे आप वीडियो लेक्चर देख रहे हैं उस टाइम पे x इक्वल टू माइनस, अगर डज नॉट इक्वल टू -3 है, तो अभी अगर क्या है, फॉल्स है, तो उस टाइम पे भी क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि उस टाइम पे क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो अगर ट्रू नहीं, ये क्या है, फॉल्स है। तो ऐसे सेंटेंस को, जो हमारा सेंटेंस इस तरीके के जितने भी सेंटेंस होंगे, उन सभी को हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक स्टेटमेंट कहेंगे। क्लियर है सबको, मिटा दें। चलिए, तो ये सारी चीजें ध्यान में रखिएगा, इसको लिख लीजिएगा जरूर, लिख चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। कहीं भी आप लोगों को थोड़ा भी डाउट रहे तो आराम से पढ़िए लॉजिक, क्योंकि लॉजिक बहुत कम लोगों को समझ में आता है। और आप लोग देखेंगे ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, उसको लिखा देंगे, बस हो गया, छोड़ देंगे उसको, बाकी समझाएंगे नहीं, क्योंकि उनको भी लगता है कि हम लिखा देंगे तो काम चल जाएगा। लेकिन लिखाने से केवल काम नहीं चलेगा जब तक इसको अच्छी तरीके से नहीं समझेंगे सारी चीज़ें। चलिए अब लिखिए, अगला हेडिंग लगाइए, ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल ऑफ अ स्टेटमेंट। एग्जाम में पूछा जाता है ट्रूथ टेबल बनाने के लिए, तो आप लोग ध्यानपूर्वक इसको देखिएगा। इतना तो जान ही चुके हैं ना कि कौन सा सेंटेंस क्या होगा, स्टेटमेंट होगा, कौन सा सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं होगा, ये पहचानना सीख गए सभी लोग। अब उसके आगे हम लोग चल रहे हैं, ट्रूथ टेबल ऑफ अ स्टेटमेंट। अगर कोई स्टेटमेंट हमको दिया है, अब ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर स्टेटमेंट सब लिखे हैं ना कि सेंटेंस, तो स्टेटमेंट का मतलब मैथमेटिकल स्टेटमेंट, और कभी कभी इसको प्रोपोजिशन भी कहा जाता है, तो सारी चीज़ें ध्यान में रखिएगा। तो चलिए लिखिए, अ स्टेटमेंट पी, हम उस स्टेटमेंट को मान ले रहे हैं, कोई स्टेटमेंट क्या है, पी है।
उसको हम डिनोट कर दे रहे हैं किससे, टी से। कोई स्टेटमेंट है जिसको हम कह रहे हैं वो क्या है, पी है। इज ईदर ट्रू और फॉल्स। हम क्या कह रहे हैं कि स्टेटमेंट पी है, या तो ट्रू है या तो फॉल्स है, बट नॉट बोथ, और वो दोनों एक साथ नहीं है, बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली, लिख लीजिएगा साइमल्टेनियसली। इसका मतलब है एक ही टाइम पे, जैसे आप देख रहे हैं 1:30 पे, या x=3 पे देख रहे हैं, तो x=3 पे देख रहे हैं, तो इसी के लिए x=3 पे अगर इस टाइम पे अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू है, तो लगभग अगर 10 दिन बाद देखें या 20 दिन बाद देखें, x= कितने पर, 3 पे भी वही स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं। अगर हो सकता है आज ट्रू है, कल जाके फॉल्स हो जाए, तो वो क्या होगा, स्टेटमेंट नहीं कहा जाएगा। अगर वो ट्रू है तो ट्रू ही है, आज भी कल भी और आने वाले समय भी ट्रू रहेगा, तो उसी को क्या कहेंगे हम लोग, स्टेटमेंट। तो वही कह रहा है, नॉट बोथ साइमल्टेनियसली। इसको अंडरलाइन जरूर करिएगा इस बात को, और इसको भी। तो लिखिए यहाँ पर देन फर्स्ट लिखिएगा इसी में, देन इफ, या इफ मत लिखिए, देन इफ p इज ट्रू, इफ स्टेटमेंट p इज ट्रू, यदि स्टेटमेंट ट्रू है तो जो इसकी ट्रूथ वैल्यू होगी वो क्या होगी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इफ स्टेटमेंट p इज ट्रू, कामा its truth value is denoted by t। तो जो इसकी ट्रूथ वैल्यू होगी उसको किससे डिनोट करेंगे, t से। लेकिन उसकी ट्रूथ वैल्यू होगी क्या, वो ट्रू ही होगी। क्लियर है ना सबको। जैसे कोई स्टेटमेंट ट्रू है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, ट्रू होगी, और जिसको हम किससे डिनोट करेंगे, t से। अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, इट्स ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू, जो वैल्यू होगी उसकी क्या होगी, ट्रू होगी। और यहाँ कामा लगा के लिखिए, इज डिनोटेड बाय, या लिख लीजिए ट्रू ब्रैकेट में लिख लीजिए, इज डिनोटेड बाय किससे, टी से। ट्रूथ वैल्यू तो ट्रू होगी, लेकिन उसको किससे डिनोट करेंगे, टी से, सिंबल टी से। ये सारे क्या है, सिंबल है, ध्यान रखिएगा। तो इसको किससे डिनोट करेंगे, टी से। अब चलिए आगे लिखिए इसी में, अगर इफ स्टेटमेंट p इज फॉल्स, यदि हो सकता है कि स्टेटमेंट फॉल्स हो जाए, लेकिन अगर ट्रू रहेगा तो ट्रू ही रहेगा, फॉल्स रहेगा तो फॉल्स ही रहेगा। हम कंडीशन लेके चल रहे हैं, केस नंबर 1, यदि स्टेटमेंट हमारा p क्या हो जाए, ट्रू हो जाए, तो उस केस में इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, उससे डिनोट करेंगे टी से। p इज फॉल्स, देन its truth value इज क्या होगी, ट्रू होगी, ट्रू, एंड इट इज डिनोटेड, यहाँ पर एंड करके लिखिएगा, एंड इट इज डिनोटेड बाय t, एंड इट इज डिनोटेड बाय f। उसकी ट्रूथ वैल्यू को किससे डिनोट करेंगे हम लोग, f से। क्लियर है। अगर ट्रू होगा तो t से डिनोट करेंगे, अगर फॉल्स रहेगा तो f से डिनोट करेंगे। क्लियर है सबको इतनी बातें। तो पहले इतना जान लीजिए, ट्रूथ टेबल फॉर स्टेटमेंट हमने बताया कि ट्रूथ वैल्यू क्या होती है। ट्रूथ वैल्यू, या ट्रूथ वैल्यू लिखिएगा, ट्रूथ टेबल नहीं, सॉरी, ट्रूथ टेबल अभी आगे लिखाएंगे। ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट, कि उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी। अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू होगी, एंड उसे डिनोट करेंगे टी से। यदि वो कोई स्टेटमेंट है आपका, अगर वो फॉल्स है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, फॉल्स होगी, एंड उसे डिनोट करेंगे एफ से। क्लियर हो गई सबको, बता दें इतनी बात है। अब आगे लिखिए इसके, लिखिए प्रोपोजिशनल कनेक्टिव्स। अब कनेक्टिव के बारे में देख लेंगे थोड़ा, सारी चीजें बताई जाएंगी कि ट्रूथ टेबल भी कैसे बनेगा। जैसे हमने यहाँ पर लिखा था ट्रूथ टेबल, तो ट्रूथ टेबल भी अभी देखेंगे, लेकिन कुछ चीजें जानने के बाद। सीरियल वाइज चलेगा, लेकिन सबसे पहले आपको यही सीखना है कि क्या होता है ट्रूथ वैल्यू। ट्रू वैल्यू नहीं लिखा है, ट्रूथ वैल्यू, ये ध्यान रखिए, बहुत लोग ट्रू समझ लेते हैं। ट्रूथ वैल्यू आपने देख लिया। और बहुत लोग क्या करते हैं कि नोट्स नहीं बनाते हैं, कहीं से मिलेगा नहीं, आप ध्यान रखिएगा इस तरीके का नोट जो यहाँ पर बनवाया जा रहा है। क्योंकि ये जो नोट्स है आपका, एक टीचरों का नहीं है, लगभग 2 से 3 टीचरों का कंबाइन करके उसमें से जो अच्छी चीज़ें हैं उसको एक नया नोट्स बनाकर तब आपको ये प्रोवाइड किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। बाकी आप लोग देखेंगे, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे तो यूनिवर्सिटी में देखेंगे, कॉलेज में जो पढ़ रहे हैं कॉलेज में देखेंगे, तो आपको नोट्स किस तरीके से मिलेगा, लिखाया जाएगा, आपको खुद ही नहीं समझ में आएगा। तो ध्यानपूर्वक रखिए।
अगर कोई भी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं तो ऐसा नहीं है कि एक टीचर से पढ़ लिए हैं और यहाँ पर आके पढ़ा दे रहे हैं। कोई भी टीचर अगर आपको पढ़ाता है, कहीं भी पढ़ाता है, जो अच्छे पढ़ाते हैं, तो ध्यान में रखिएगा वो 1 2 3 हो सकता है 2 बुक 3 बुक या 2 या 3 टीचरों से जरूर पढ़े होते हैं। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखा करिए। कोई भी अगर पढ़ा रहा है सही से तो इसका मतलब है कि वो 2 या 3 टीचरों से पढ़ा है, और या 2 या 3 बुक पढ़ा है पहले फिर पढ़ा रहा है। क्योंकि जो अच्छी चीज़ें होती हैं, क्योंकि एक बुक पढ़ेंगे तो हो सकता है उसमें सारी चीज़ें ना दी हों। आप बुक अभी जो भी लेंगे, खरीदेंगे, ज़्यादातर एसके मापा की अगर रियल एनालिसिस का लेना हो तो ले लीजिएगा आप लोग इस टाइम पे। रियल एनालिसिस जो बुक पढ़ना चाहते हैं वो एसके मापा यहीं के प्रोफेसर रहे हैं, तो उनकी बुक लेके आप लोग पढ़ सकते हैं। क्लियर? तो आप लोग देखेंगे सारी चीज़ें एक ही बुक में नहीं मिल जाएंगी, और डिफिनीशन जो सबसे अच्छी रहती है उन सारी चीज़ों को छांट के यहाँ पर लिखाया जाता है। 2 बुक है 3 बुक है, दोनों को मिला करके उसमें से देखा जाता है कि कौन सी चीज़ें कॉमन है, उसको छांटा जाता है, फिर एक नया नोट्स बनाया जाता है, फिर उसके बाद आपको पढ़ाया जाता है। ध्यान रखिए सारी चीज़ें। तो आपको इतनी मेहनत ना करनी पड़े, इस वजह से आप इस नोट्स को जरूर बनाइएगा ध्यानपूर्वक अच्छे से। आप लोग आपके साथ में जो भी होंगे देखेंगे कि कहीं और से पढ़े हैं तो आप नोट्स मिलाकर आप देख सकते हैं कि आपका नोट सही है कि जो वो पढ़े हैं उनका नोट सही है। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा सारी चीज़ें। तो चलिए लिखिए प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशनल। प्रोपोजिशनल का मतलब देखिए जो स्टेटमेंट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोपोजिशन। यहाँ पर ध्यान में लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए। प्रोपोजिशन, प्रोपोजिशन ही क्या होता है हमारा, स्टेटमेंट होता है। तो ऐसे करके लिख लीजिए ताकि आपको समझ में आए। प्रोपोजिशन, स्टेटमेंट, दोनों चीज़ें क्या हैं, सेम। प्रोपोजिशन और स्टेटमेंट समझ में आ गया सभी को? ये प्रोपोजिशन है, स्टेटमेंट क्लियर है सबको? तो प्रोपोजिशन को ही क्या कहा जाता है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट। ये सारी चीज़ें लिख लीजिए, स्टेटमेंट या मैथमेटिकल स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्योंकि अलग अलग बुकों में शायद कहीं पे यूज कर लिया जाता है प्रोपोजिशन शब्द, कहीं स्टेटमेंट शब्द, कहीं मैथमेटिकल स्टेटमेंट। तो क्या होता है लड़के घबरा जाते हैं, और एग्जाम में कभी कभी अगर अलग अलग प्रोफेसर हैं तो हो सकता है अलग अलग वर्ड्स यूज कर लें, तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए तीनों वर्ड्स जानते रहिए। प्रोपोजिशन अगर बोलें तो स्टेटमेंट समझिएगा, अगर मैथमेटिकल स्टेटमेंट समझ रहे हैं तभी स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन समझिएगा। समझ में आ गया सभी को? चलिए अब लिखिए यहाँ पर नीचे इसके, प्रोपोजिशनल कनेक्टिव्स। कनेक्टिव, कनेक्टिव का मतलब क्या होता है बताइए, कनेक्ट करने का मतलब। और कनेक्ट करेंगे तो कैसे कनेक्ट करें? यहाँ वर्ड्स आ रहा है प्रोपोजिशनल कनेक्टिव्स। ठीक, प्रोपोजिशन क्या होते हैं हमारे, स्टेटमेंट होते हैं। एक शब्द है प्रोपोजिशनल। प्रोपोजिशनल, प्रोपोजिशन किससे बना है, प्रोपोजिशनल से वर्ड प्रोपोजिशन से। एंड कनेक्टिव से यहाँ मतलब किससे बना है, कनेक्ट करने से। यानी कि जो हमारा प्रोपोजिशनल कनेक्टिव के बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ जो प्रोपोजिशन हमारा किस वर्ड से बना है, प्रोपोजिशन से। या प्रोपोजिशनल लिखा है, इसका मतलब ये क्या है, प्रोपोजिशन है स्टेटमेंट है, इसका भी मतलब है। ये प्रोपोजिशन हो गया हमारा, ये क्या हो गया, कनेक्टिव यानी कनेक्ट करने वाली कोई भी चीज़। कनेक्टिव, कनेक्टिव माने कनेक्ट करने वाला कोई भी चीज़ कह सकते हैं। कनेक्ट शब्द से मिलकर बना है क्या, कनेक्ट करना किसी चीज़ को। कनेक्ट माने होता है जोड़ना, किसी चीज़ को जोड़ना। तो अगर किसी चीज़ को जोड़ेंगे तो एक चीज़ को थोड़ी नहीं जोड़ेंगे, उसमें कम से कम 2 चीज़ें होनी चाहिए। अगर ये मार्कर है, अकेला है, तो इसको कहें जोड़ो, तो क्या करेंगे आप, इसको कुछ नहीं कर सकते। अगर इसी को तोड़ के 2 पार्ट में आपको दे दिया जाए तब कहा जाए जोड़ने के लिए, तो आप इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यानी कि 2 स्टेटमेंट, प्रोपोजिशन है तो एटलीस्ट कम से कम 2 क्या होना चाहिए, गिवन होना चाहिए स्टेटमेंट। यानी हम लोग क्या करेंगे, 2 स्टेटमेंट को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जिसकी सहायता से हम लोग 2 स्टेटमेंट को जोड़ेंगे उसी को कहा जाएगा क्या, प्रोपोजिशनल कनेक्टिव। क्लियर है? यानी 2 स्टेटमेंट को हम जिसकी मदद से जोड़ेंगे उसी को कहा जाएगा प्रोपोजिशनल कनेक्टिव्स। क्लियर है सबको, इतनी बातें समझ में आ रही है? और वो कौन कौन से कनेक्टिव्स होंगे उसके बारे में भी जानेंगे। क्लियर है? जैसे इसी को जोड़ना अगर तोड़ दिया जाए तो फेविक्विक इस समय मार्केट में आ रहा है, हो सकता है फेविक्विक का यूज करके इसको जोड़ दें। हो सकता है कुछ और चीज़ें यूज करके जोड़ लें, जैसे किसी लोहे को अगर तोड़ दिया उसे जोड़ने के लिए क्या करते हैं, आप लोग जाते हैं जो दुकानें होती है, बिल्डिंग वाली दुकान देखते हैं, तो वहाँ पर क्या कराई जाती है, बिल्डिंग से जोड़ेंगे, वहाँ तो फेविक्विक लगा के नहीं जोड़ देंगे। तो आप जैसे कि मार्कर को जोड़ना होगा तो आप फेविक्विक का यूज किए थे, यानी एक कनेक्टिव आपको मिला मार्कर को जोड़ने के लिए, क्या बताइए, फेविक्विक मिल गया। अगर इसी को किसी लोहे को जोड़ना है तो आप क्या कर रहे हैं, बिल्डिंग कर रहे हैं, तो यानी दूसरा चीज़ आपको बिल्डिंग करने वाली चीज़ चाहिए, तब आप उसको जोड़ पाएंगे। दूसरा कनेक्टिव क्या मिल गया, बिल्डिंग करने वाला। तीसरा, अगर मान लीजिए किसी बुक को कवर फट गया है, मान लीजिए कोई बुक है आपका, उसका पेज एक बाहर निकल गया, तो उसको अगर कनेक्ट करना है तो क्या करेंगे, तो जो आता है गम उसका यूज करेंगे। तो वहाँ पर कनेक्टिव का काम कौन कर रहा है, गम कर रहा है। तो इस तरीके से सारे अलग अलग कनेक्टिव हो सकते हैं किसी भी स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए। इसी प्रकार जो हमारा स्टेटमेंट होता है उसको जोड़ने के लिए अलग अलग कनेक्टिव होते हैं। तो ये सारी चीज़ें ध्यानपूर्वक समझिए कि कनेक्टिव्स क्या होते हैं। तो चलिए इसका डिफिनीशन लिखेंगे और इसके बारे में देखेंगे कि कनेक्टिव्स क्या क्या होते हैं। तो यहाँ लिखिए प्रोपोजिशनल कनेक्टिव्स।
पहले लिखिए कनेक्टिव्स, या लिखिए प्रोपोजिशनल, ये क्या है, ये एडजेक्टिव है प्रोपोजिशनल, ये क्या है एडजेक्टिव एक तरीके से। प्रोपोजिशनल कनेक्टिव are used to are used to connect used to connect स्टेटमेंट। किस लिए यूज किया जाता है, स्टेटमेंट्स को जोड़ने के लिए, तो स्टेटमेंट्स लिखिएगा, स्टेटमेंट्स। अब इसके नीचे लिखिएगा अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड, अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड सिंपल स्टेटमेंट, सिंपल, अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड सिंपल, कामा लगाइएगा और फिर इसके आगे लिखिएगा इफ इट इज फ्री फ्रॉम कनेक्टिव, ऐसे स्टेटमेंट जो कि किससे फ्री हो, कनेक्टिव, यानी कोई भी आपको स्टेटमेंट मिला, दिख गया और उसमें कनेक्टिव नहीं है, तो हम कहेंगे वो क्या है, सिंपल स्टेटमेंट है। अभी कनेक्टिव आप नहीं जानते कनेक्टिव क्या होता है, कैसे जानेंगे कि अभी जितने हम लिखे थे क्या, अभी तक स्टेटमेंट जो लिखे थे वो सारे सारे क्या थे, फ्री फ्रॉम थे, किससे, कनेक्टिव से। जब आप कनेक्टिव के नाम जान जाएंगे तो आप देखेंगे उस सेंटेंस में वो वर्ड्स जरूर आएंगे कनेक्टिव, तो आपको पता लग जाएगा वो क्या है, सिंपल है कि नहीं। अगर वो फ्री फ्रॉम कहने का मतलब क्या है, उससे मुक्त होना चाहिए, उसमें कोई भी कनेक्टिव नहीं ऐड होना चाहिए, तब हम कहेंगे वो क्या है, सिंपल स्टेटमेंट। क्लियर है, सिंपल स्टेटमेंट। इसके आगे लिखिए इफ, नीचे से लिखिएगा, क्या लिखिएगा, अ स्टेटमेंट, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, चलिए, अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड कंपाउंड। अगर केवल कंपाउंड यहाँ पर सिंपल केवल लिखें तो सिंपल कहने का मतलब सिंपल स्टेटमेंट, अगर नहीं समझ में आएगा तो आगे लिख लीजिएगा, सिंपल स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट, इफ इट इज, दिख रहा है सबको, इट इज, इफ के कंपाउंड स्टेटमेंट, इफ इट इज along with कनेक्टिव, यानी वो किसके साथ होने चाहिए, कनेक्टिव के, कनेक्टिव। अगर कोई भी स्टेटमेंट ऐसा है जो स्टेटमेंट है और किसके साथ है, कनेक्टिव के साथ है, उसमें मतलब कनेक्टिव्स हैं, तब उसको हम क्या कहेंगे, कंपाउंड स्टेटमेंट कहेंगे। क्लियर है सबको, तो सिंपल स्टेटमेंट भी आप लोग जान गए हैं और कंपाउंड स्टेटमेंट भी आप लोग जान गए, दिख रहा है सभी को ना अच्छे से, अगर नहीं दिखेगा तो बताइएगा, सही से डिफिनीशन सारी चीजें लिख लीजिए। अब चलिए कनेक्टिव्स के नाम हम लोग इधर लिखेंगे, तो साइड में इधर कनेक्टिव्स के नाम लिख लीजिए, इधर एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर निगेशन या एग्जाम्पल क्या करेंगे, ऐसे एरो लगा के लिखिएगा इसके नीचे, ठीक, जैसे हमने यहाँ लिखा था, अगर पेज में आपके पास जगह होगा तो नीचे लिखिएगा, ऐसा नहीं कि आप दूसरे पेज पे चले आइएगा, तो यहाँ जगह नहीं था हम इसलिए यहाँ लिख रहे हैं। पहला लिखिएगा कनेक्टिव निगेशन, निगेशन, सेकंड लिखिएगा निगेशन, कामा लगा के लिखिएगा यहीं पर, कंजक्शन, डिसजक्शन, या तो नंबरिंग कर लीजिए सबसे अच्छा रहेगा, निगेशन ऐसे ही करके लिखिए एरो, ताकि आप लोगों को याद रहे, निगेशन हो गया, कंजंक्शन, अगला लिखिएगा डिसजक्शन, इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन, बाई इम्प्लीकेशन, एक छूट रहा है शायद, उसको भी लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, निगेशन, कंजक्शन, डिसजक्शन, इम्प्लीकेशन एंड बाई इम्प्लीकेशन। आर यहीं से लिखिएगा, इसके नीचे ही, इसी के आगे लिखिएगा आर, या तो ऐसे लिखेंगे तो नहीं होगा, ये तीनों है एक ही में, आर नीचे करके लिखिएगा आर कनेक्टिव, या प्रोपोजिशनल कनेक्टिव लिखिए, आर प्रोपोजिशनल कनेक्टिव। क्लियर, तो ये हमारे क्या है, कनेक्टिव है, कौन कौन से, निगेशन, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, इम्प्लीकेशन
एंड बाय इम्प्लीकेशन। सिंबल देख लीजिए सभी का। अभी हम एक फ्लो चार्ट भी बनवाएंगे। तो निगेशन का मतलब अभी नाम सब बता देंगे, लेकिन इसको ऐसे भी डिनोट किया जाता है और ऐसे भी। अगर कंजंक्शन की बात करें तो कंजंक्शन को जो हम डिनोट करते हैं उसको डिनोट किया जाता है इस तरीके से, और डिसजंक्शन को किस तरीके से, इस तरीके से, और इम्प्लीकेशन को इस तरीके से सिंबल है। और इसका सभी का मतलब बताएंगे अभी हम आपको। बहुत बेहतरीन और बहुत इंपॉर्टेंट है ये दो सिंबल, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ए और सेकंड ए। पूरा मैथमेटिक्स इसी पे डिपेंड है, जितनी भी मैथमेटिक्स है इसके अलावा कुछ नहीं होगा इम्प्लीकेशन के अलावा। क्लियर? जैसे कोई भी आपको मिला है स्टेटमेंट देंगे पी एंड क्यू, पी एंड क्यू वो सारा मतलब पूरा मैथमेटिक्स पी एंड क्यू, पी इम्प्लाइज क्यू, इसी टाइप का होता है पूरी मैथमेटिक्स, जितनी भी मैथमेटिक्स है। यानी कुछ आपको दिया रहेगा और क्या इम्प्लाई करेगा क्यू। जैसे हमने ले लिया 2+2, तो 2+2 लिया तो 2+2 होगा क्या, तो 2+2 होगा क्या, 4 होगा। तो ये क्या करेगा, इम्प्लाइज करेगा कि 2+2 क्या होगा, 4 होगा। तो ये जो इम्प्लीकेशन है वही बताता है कि अगर आप पी लेके चले हैं तो क्या मिलेगा, कोई यानी कोई हम क्या लेके चल रहे हैं, कोई स्टेटमेंट लेके चल रहे हैं, आपको रिजल्ट मिलेगा। कुछ आप लेके चल रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर मिलेगा, यानी पी इम्प्लाइज क्यू। आप कोई भी मैथमेटिक्स कुछ भी पढ़िए, आप बता दीजिए, तो आप लेंगे कोई स्टेटमेंट ही रहेगा और वो क्या करेगा, इम्प्लाइज करेगा दूसरा स्टेटमेंट क्यू। ये ध्यान रखिएगा। जैसे आप ले रहे हैं 2+3+3 इस तरीके से ले रहे हैं, तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2+9 और 9+2 क्या होगा, 9+2, ये इम्प्लाई किया पहले ये, तो ये 2+9 क्या होगा, 11। ये भी क्या इम्प्लाई करेगा, 2+9 11। जैसे हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं ना कोई भी चीज़, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2+3+4+6, और हम लोग सीधे डायरेक्ट अगर लिखना होगा तो हम लोग इक्वल करके क्या लिखते हैं, 2+3 5 और 5+4 क्या होगा 9, 9+6 क्या होगा 15। तो 15 आपने यहाँ से डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन इस तरीके से वर्क नहीं होता है मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में आप केवल दो ही चीज़ों को ऐड या सब्सट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पर प्लस क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन। आप लोग अभी सेकंड ईयर में पढ़ेंगे ऑपरेशन के बारे में, तो जान जाएंगे। तो क्या होता है, किसी दो ही चीज़ को हम ऑपरेट करा सकते हैं, दो ही स्टेटमेंट एक बार में। तो 2+3, अब देखिए जो हमारा क्या होता है, प्लस होता है वो एसोसिएटिव होता है। आप लोग जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं? एसोसिएटिव होने का मतलब क्या है, ये दो चीज़ें जान लीजिए, एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव। एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव, ये क्या होता है, एसोसिएटिव होता है। एसोसिएटिव का मतलब क्या, ब्रैकेट कहीं से स्टार्ट करिए, इसको ऐड करना कहीं से स्टार्ट करिए। चाहे आप पहले 2+3 जोड़ लीजिए, पहले 6+4 जोड़ लीजिए, या आप ऐसे कर सकते हैं, या पहले 3+4 जोड़ लीजिए, या 3+6 पहले जोड़ लीजिए। कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है इसके रिजल्ट पे, प्लस वाले पे, क्योंकि क्या होता है एसोसिएटिव। तो जो एसोसिएटिव होता है, ब्रैकेट कहीं भी लगाने का हमें क्या देता है, छूट देता है। चाहे पहले आप यहाँ ब्रैकेट लगा लीजिए, यहाँ चाहे यहाँ। तो मैट्रिक्स में अगर इसको सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, 2+3+4+6। अगर रियल एनालिसिस की बात करें उसमें अगर इसको ऐड करना हो तो ये इंप्लाइज करेगा 2+6। ऐसा है तो क्या मिलेगा यहाँ पर, हम मान लीजिए यहाँ पहले ब्रैकेट लगा रहे हैं, तो यहाँ पहले इसको सॉल्व करेंगे। 2+3 क्या होगा, 5+4 लिखेंगे +6 लिखेंगे। अब फिर कहीं एक जगह ब्रैकेट लगाएंगे, तो अगर यहाँ लगाएंगे तो इसको सॉल्व करेंगे, तो 5+4 क्या होगा 9 और +6, फिर इसको ये इंप्लाइज करेगा 9+6 क्या होगा 15। तो यानी कि यहाँ पर हमने कुछ लिया था और हमें क्या मिल गया, ये मिल गया। यानी हमने क्या लिया था, 2+3+4+6। तो ये इम्प्लाइज क्या किया है कि जो हमारा 2+3 होता है, +4 होता है, +6 होता है, क्या हो गया, किसके बराबर हो गया, 15 के बराबर हो गया। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है? तो इसको समझिए। तो कोई भी चीज़ आप लेके चलेंगे, जैसे आप प्रूफ करते हैं, जैसे 10th में करते आए होंगे, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे प्रूफ रहते हैं, तो आप कुछ आपको दिया रहता है, कहा जाता है कि प्रूफ करिए किसका रिजल्ट ये आएगा। तो स्टेप बाय स्टेप आप क्या करते हैं, उसको करते चले जाते हैं और लास्ट में एक रिजल्ट आपको मिलता है। यानी आप पी लेके चले थे, आपको क्या मिल गया, क्यू। तो पी इम्प्लाइज क्यू। समझ में आया? तो पूरा मैथमेटिक्स यही है, पी इम्प्लाइज क्यू, और उसके अलावा कुछ भी नहीं है, ध्यान रखिएगा। यही अगर निगेशन मतलब एडिशन था, सब्सट्रैक्शन लेके चले, जैसे 3 - 4 - 6 अगर इसको कहीं से ऐड करना स्टार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा सब्सट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, एसोसिएटिव नहीं होता है। जैसे हम पहले ले लें 3 - 4, पहले ब्रैकेट ले लें, फिर 6 लिखें और यहाँ क्या करें, -3 4 और -6 को पहले सॉल्व करें। देखिए आप देखिए क्या रिजल्ट आता है आपका। इसको सॉल्व करेंगे तो -1 -6, तो ये क्या आ जाएगा, -7। लेकिन यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 माइनस ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, -2, और ये इंप्लाई करेगा 3 - 2 क्या हो गया, +2, और ये क्या हो गया 5। तो आप देख रहे हैं रिजल्ट दोनों क्या आ रहे हैं, अलग अलग। तो ये एसोसिएटिव लॉ को होल्ड नहीं करता है। तो यानी यहाँ पर छूट नहीं है कि आप कहीं भी ब्रैकेट लगा के सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। एडिशन में आप ऐसा कर सकते थे। आप सेकेंड ईयर में जाएंगे तो अभी ऑपरेशन पढ़ेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, तो सारी चीज़ें सीख जाएंगे, प्लस एसोसिएटिव होता है। बाकी ये सारी चीज़ें तो आपको 9, 10, 11, 12 में भी बता दिया जाता है सारी चीज़ें कि प्लस एसोसिएटिव होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ से हमने देख लिया कि क्या होता है, निगेशन, कंजक्शन, डिसजंक्शन, इम्प्लीकेशन, बाय इम्प्लीकेशन, ये क्या है, सारे सारे क्या है, कनेक्टिव्स हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, और इसके आगे हम लोग देखेंगे, एक फ्लो चार्ट बनाएंगे कि इसका नाम क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं दूसरे वर्ड्स में, इनका नाम देखेंगे, और इसके बाद इसका सिंबल देखेंगे। सिंबल हमने बता ही दिया है, और दो स्टेटमेंट हैं तो उसको कैसे ऐड करेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बाकी
जो भी टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, लिख लीजिए टेलीग्राम ग्रुप। स्मॉल यस है, ANJEEMATHS48, ये यस है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे। एंड व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिए जिनको भी कांटेक्ट करना होगा, जो भी कुछ पूछना हो तो आप लोग कर सकते हैं। 9936531453। इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। 8803834873। इस वाले नंबर पे केवल व्हाट्सअप करिएगा, ये मेरा पर्सनल नंबर है, तो आप इस पर करेंगे तो ये मेरे पास आएगा। कोई भी मैसेज करेंगे कोई भी चीज़ तो आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा जो भी आपको डाउट्स होंगे। बाकी इस नंबर पे आप कुछ भी अगर इंक्वायरी लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर करिएगा। आप ही की सीनियर्स हैं यहाँ पे, 2 साल 3 साल पहले यहाँ से पास आउट हो चुके हैं, उनका नंबर है, तो आप लोग कॉल करेंगे तो इन्फॉर्मेशन हमको दे देंगे कोई भी चीज़ होगी। क्योंकि जब भी कॉल करेंगे तो जरूरी थोड़ी ना है कि हम उठा लेंगे। तो इस पर आप लोग अगर इस पर व्हाट्सअप कर दिया है, अगर नहीं देख पा रहे हैं, अगर कुछ पूछना है तो आप इनसे बता सकते हैं इस नंबर पर कॉल करके। ठीक, तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं, जो भी कुछ पूछना हो आपको, इंक्वायरी लेना हो वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, तो आप इस पर कॉल कर लीजिएगा। क्लियर है? बाकी व्हाट्सअप नंबर हो गया। ठीक है, बस यही देना था इन्फॉर्मेशन। समझ में आ गया? चलिए, बाकी आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप लोग जरूर बताइएगा क्लास आपको कितना समझ में आ रहा है। अगर आप कमेंट करेंगे तभी हमें पता लग पाएगा कि आपको कितना ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर को हम लोग यहीं एंड करेंगे। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।